अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। पाकिस्तान का जो मौजूदा IMF का प्रोग्राम है उसकी मियाद जो है सितंबर 2027 में ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 2027 में। और अभी से ये डिस्कशंस हो रही हैं पाकिस्तान की जो सिविल और अस्करी क़यादत है कि पाकिस्तान किस तरीके से कुछ ऐसे इकदाम करे कि ये आखिरी प्रोग्राम हो और पाकिस्तान को मुस्तकबिल में IMF के पास जाना ना पड़े। अब ये कोई पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आई है कि वो इस तरह की ख्वाहिश का इजहार किया है। माजी में भी जब जब हम IMF के प्रोग्राम में गए तो माजी की हुकूमतें ये दावा करती रहीं कि ये आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होता था तो अगले प्रोग्राम के लिए फिर नेगोशिएशंस जो हैं वो IMF के साथ शुरू हो जाती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें शहबाज यही है कि हम IMF के प्रोग्राम में इसलिए जाते हैं, एक तो जो हमारा ट्रू पोटेंशियल है हमारे मईशत का, उससे हमने फ़ायदा नहीं उठाया। दूसरा, हमारे पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो काफ़ी नहीं होते कि हम अपनी जो इम्पोर्ट बिल है वो भर सकें, और फिर मजबूरन हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की पास जाना पड़ता है। तो ये जो एक दफ़ा फिर डिबेट हुई है और गालिबन हाल ही में सिविल और जो मिलिट्री की आदत है यानी कि प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल को ब्रीफिंग भी दी गई है, और उसमें एक नुक्ता यही था कि क्या वाकई हम IMF से ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जान छुड़ा सकते हैं। तो हर कोई ख्वाहिश तो बड़ी अच्छी है, बट क्या कोई इसके वर्केबल सोल्यूशन हैं भी, क्या उसके ऊपर भी बात हो रही है। सबसे अहम बात की ये अब अचानक से इस पे क्यों डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है कि IMF से जान छुड़ाएं हम। कामरान, ये जो इस हफ्ते कुछ अहम इजलास हुए हैं उसको आप इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें। जो पिछले चंद हफ्तों से बात हो रही थी, ख़ास तौर पर जब नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC के हैं लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद, उनका जब बयान आया है कि ये हमारा जो ग्रोथ मॉडल है ही कोई नहीं, गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान आ नहीं रही, हम सरमायाकारी लेने जाते हैं तो आगे से वो जो कंजम्पशन लेड सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे कंजम्पशन होती है उसमें वो सरमायाकारी की लोग बात कर रहे हैं। वो जहाँ पे हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है उस सेक्टर्स में वो सरमायाकारी नहीं करना चाह रहे। फिर इसी तरीके से फ्रस्ट्रेशन जो थी वो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी एक्सप्रेस की। लेकिन जो वजारत ख़जाना से स्टेटमेंट्स आती रही और आज भी आप इन दिनों में भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें तो वो सब हरा हरा और सब अच्छा दिखा रहे हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन थी। फिर उसके बाद आपको पता है जो सबसे अहम बात ये हुई कि पाकिस्तान जब सऊदी अरब गया अभी ये रिसेंटली सऊदी इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, तो वहाँ पे भी ये इशू हुआ कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो क्या है और क्या इस स्ट्रक्चर के अंदर मजीद कोई इन्वेस्टमेंट हो भी सकती है या पहले स्ट्रक्चर को ठीक करना है। तो इस बैकग्राउंड के साथ जो फिर सवालात खड़े हुए, फिर उसके जो जवाबात थे वो कुछ ऐसे थे वो IMF के प्रोग्राम में रहते हुए तो नहीं हो सकते थे। अब हुकूमत की मजबूरी ये है कि वो प्रोग्राम को सस्पेंड नहीं करवा सकती। प्रोग्राम सस्पेंड हो गए तो इनके और मसले शुरू हो जाएंगे। तो अब इनकी ख्वाहिश है कि अगले 2 साल में ऐसे कुछ इकदाम किए जाएं कि जिससे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो सस्टेनेबल फुटिंग के ऊपर आ जाए। तो इस वक्त जो सूरत हाल है और उसको अब 2 साल का इनका जो प्लान है वो क्या सितंबर 2027 में पाकिस्तान की जो इकॉनमी है स्टेज के ऊपर चली जाएगी कि जैसे प्रोग्राम ख़त्म हुआ सब ठीक हो जाएगा और हम फ़ौरन जो हम भागना शुरू कर देंगे, तरक्की की जो रफ्तार है वो भी तेज़ होगी। इस वक्त अगर आप सूरत हाल देखें कामरान, जो पाकिस्तान की पिछले 25 साल की एवरेज ग्रोथ रेट है वो 4% भी नहीं है, और ऑन एवरेज को 3.5% सालाना पाकिस्तान की तरक्की की जो है वो शरह थी। इसके मुकाबले में खत्ते के जो ममालिक हैं वहाँ पर 6% ग्रोथ पाकिस्तान के अंदर। इनफैक्ट जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, अफगानिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स, सैंक्शंस, वो हमारे से बेहतर है, हमसे बेहतर है। फिर दूसरी बात यह है कि महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। 2020-21 में 47 लाख अफराद बेरोजगार समझे जाते थे। याद रहिए वो 47 लाख हैं या अभी जो 60 लाख नंबर हो गया है, जिसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया है जो घर के अंदर पानी लेके आ रहे हैं, जिन्होंने घर में मुर्गियां और चूजे पाले हुए हैं उनको भी शामिल कर लें, और जो बगैर पैसे के भी अपने फैमिली बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बगैर पैसे लिए हुए, बगैर तनख्वाह लिए हुए, उनको भी इन्होंने एम्प्लॉयड कंसिडर किया हुआ। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है पाकिस्तान की तारीख का 21 साल तारीख का हाईएस्ट है। ये इस बैकग्राउंड के साथ जब ये इजलास शुरू हुए तो काफ़ी मैराथन जो मीटिंग्स हुई, चूंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोज डोर मीटिंग्स होती है, उनकी अपनी सेंसिटिविटीज़ भी होती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा तो इसके ऊपर खुल के बात नहीं कर सकते। बट जो चीज़ वहाँ से सामने है उसमें कोई ऐसा कोई सेटिस्फैक्ट्री जो है आंसर नहीं था। हमने इसके ऊपर 2 खबरें की, पहले सोर्सेज से खबर की, कल फिर एहसन इकबाल जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं जिनकी मिनिस्ट्री ने एक उड़ान पाकिस्तान के नाम से प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसके अंदर गवर्नमेंट की जिसको अभी तक गवर्नमेंट में भी उस तरीके से ऑन नहीं किया जा रहा था। स्टीफन डरकन का जो प्लान था उसको ज़्यादा अहमियत दी जा रही थी। तो जब ये चीज़ें सामने आई तो फिर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला
कि पाकिस्तान इन हालात में अगर जो अभी चल रहा है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ पाकिस्तान को एक और IMF का प्रोग्राम लेना पड़ेगा। तो अगर आपने वो बचना है नया प्रोग्राम लेने से, जो इस वक्त लगता है ऐसे है कि प्राइम मिनिस्टर की भी डिज़ायर है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की भी डिज़ायर है कि हम IMF के प्रोग्राम में रहते हुए इकॉनमी को नहीं चला सकते, गुर्बत नहीं ख़त्म कर सकते या कम कर सकते, बेरोज़गारी में जो है वो कमी नहीं ला सकते, तो फिर IMF से आप जान छुड़ाओ, अपनी पॉलिसीज को ठीक करो। कामरान, जो इसके 3-4 बड़ी चीजें अगर हम कर लें, अगर हम नाज़रीन को पहले एक एक करके बता दें, और क्या ये हो भी सकती हैं, ये आप खुद असेस कर लीजिएगा। सबसे बड़ी बात, और ये एहसन इकबाल जो प्लानिंग मिनिस्टर ऑन द रिकॉर्ड की, कि पाकिस्तान को अपनी जो बरामदात हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, उसको 63 अरब डॉलर तक बढ़ाना होगा अगले 4 साल में। इस वक्त जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, जो पिछला साल खत्म हुआ है 32 अरब डॉलर की, अब 32 अरब डॉलर से आपने 63 अरब डॉलर पे जाना है, तो जो आपको इसमें क्वांटम चाहिए इंक्रीज का, वो ऑलमोस्ट 100% बन जाता है। क्या पाकिस्तान 4 साल में अपनी बरामदात में 100% इजाफा कर सकता है? और इस इजाफे को हासिल करने के लिए हर साल एक्सपोर्ट्स में 8 अरब डॉलर इजाफा चाहिए। लेकिन अगर आप पहले 5 माह की सूरत हाल देख लें इस माली साल में, तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 6% कमी हुई है, तकरीबन 920 मिलियन डॉलर की। अब आ जाते हैं दूसरा जो एक बड़ा ही एक कैची नंबर है कि 2035 तक पाकिस्तान को 200 अरब डॉलर की सरमायाकारी चाहिए। याद रहे, पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज इस वक्त 410 अरब डॉलर है, और ये जो एहसन इकबाल साहब का प्लान है उसके मुताबिक अगले 10 साल में 200 अरब डॉलर तक आपको सालाना सरमायाकारी को लेके जाना, और इसमें उनके ख्याल में उनका जो प्लान है 150 अरब डॉलर इसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंजेक्ट करेगा। अब ये दूसरा उनका नंबर है। तीसरा नंबर और भी कैची है, वो ये है कि पाकिस्तान के जो गैर मुल्की ज़रमाबादला के ज़खायर हैं उसको बढ़ाकर अभी जो 14.5 अरब डॉलर है उसको 4 साल में 30 अरब डॉलर लेके जाना। क्या ये हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये नहीं हो सकता तो फिर आपको IMF में जाना, और फिर रेमिटेंसेस जो अभी हमारी 38-40 अरब डॉलर के आसपास है, इसको 46 अरब डॉलर के पास लेके जाना, जो लगता है शायद हो जाए। रेमिटेंस का इशू नहीं है। जो इससे एक और जो चीज़ जुड़ी हुई है, IMF का प्रोग्राम खत्म हो गया, हमारी इकॉनमी नहीं ग्रो कर रही, स्टेबलाइजेशन के फेज में रहती है 2027 तक, तो यहां से आपने ग्रोथ करवानी, और जब ग्रोथ करवानी तो फिर क्या होता है, फिर एक छोटा सा पटाखा पड़ता है करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट के ऊपर क्या एस्टीमेट्स है इनके? कामरान के जो करंट अकाउंट की एस्टीमेट्स है, अगर आप इनको देख लीजिए कि जब IMF का प्रोग्राम खत्म होगा, जो इनकी असेसमेंट है प्लानिंग की, पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट का खसारा है वो 0.2% या हार्डली कोई 1 अरब डॉलर के करीब होगा। तो उन्होंने कहा जी फिर 2029 में यही खसारा जो हो जाएगा वो 10 अरब डॉलर से जायद हो जाएगा, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के साइज के 2% के बराबर होगा। 10 अरब डॉलर 2029 में। तो पहले साल 2028 में इनका 5.5 अरब डॉलर का, फिर 3.5 अरब डॉलर की तरह मिला के कोई, फिर ये इंक्रीज करते करते 10 अरब डॉलर पे चला जाएगा। अब उन्होंने 10 अरब डॉलर का आपका खसारा हो जाता है, आपने IMF का प्रोग्राम में आप है नहीं, तो आपने इसको बचना कैसे? उसके लिए उन्होंने फिर 2 तजावीज़ दी। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ख्वाहिशात क्या है, प्लान्स क्या है, ताकि लोगों को पता चले। एक तजवीज़ उनकी ये कि ये जो ये खसारा इसको फिल करने के लिए और बाकी काम करने के लिए पाकिस्तान को 3 साल में इजाफी 12.5 अरब डॉलर के कर्जे नए चाहिए होंगे। तो अगर आपने कर्जे नहीं लेने, कर्जे लेने का मतलब आपको IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक में जाना पड़ेगा। अगर आपने कर्जे नहीं लेने तो इस्लाहात करें, और इस्लाहात करके फिर क्या कहते हैं जी, आप 4 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी ले आए, आप 3 से 4 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें, इसी तरीके से जो रेमिटेंसेज है उसमें 4 अरब डॉलर का इजाफा करके तो आप ये सरमायाकारी पूरी कर सकते। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि चूंकि IMF का प्रोग्राम है, तो चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के कुछ 14 अरब डॉलर के करीब जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं उसको हर साल एक्सटेंड किए जा रहे होंगे। इससे बचने के लिए, क्योंकि जब प्रोग्राम नहीं होगा तो फिर एक्सटेंशन भी मसला होगा, तो फिर आप इसकी एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के मोड में चलें। तो ये है एक ओवरऑल उनका सांचा जो उन्होंने सामने रखा है। चलें, पूरी तफसील से आपने बता दिया है। अब आपने जो सरमायाकारी की बात की है, मैं आज ही रिपोर्ट देख रहा था, बल्कि किसी पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने दावा किया है कि अब दुबई और UAE में जो पाकिस्तानी हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जितनी उन्होंने ख़रीदी हैं, कुछ 100 अरब डॉलर से ज़्यादा की उनकी वैल्यू हो गई है। तो एक तो गवर्नमेंट ये कर सकती है, चलें उससे अगर आधा भी फिगर है, इनकरेज करे कि लोग वापस आके पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। और वो क्यों सरमायाकारी करेंगे कि वाकई उनको बेहतर रिटर्न मिलेंगे। दुबई में इसीलिए लोग जाके कर रहे हैं, उनकी सरमायाकारी जो है वहाँ पर महफूज है। दूसरा, आई थिंक जो आपने ये जो हार्ड कोर जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं उनका तो जिक्र किया, लेकिन जब इकोनॉमी की आप बात करते हैं उसमें बहुत से बाकी फैक्टर्स भी होते हैं जिनको आप
सामने रखना होता है। उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसमें आपकी सिक्योरिटी की सिचुएशन है, और फिर इमीडिएटली आपके रीजन में इस वक्त अगर आप देखें, आपका ईस्टर्न फ्रंट, आपका वेस्टर्न फ्रंट, इंडिया के साथ भी ताल्लुकात आपके खराब हैं, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की नौयत आपको पता है, ईरान ताल्लुकात बेहतर तो जरूर हैं लेकिन उसके ऊपर जो सैंक्शंस हैं उसकी वजह से आप ट्रूली उसको रियलाइज नहीं कर सकते, पीछे चीन रह जाता है, और चीन ज़ाहिर है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। तो जब तक मेरे ख्याल में जो हम इतना एक ख्वाहिशात अपनी जगह के ऊपर अरबों डॉलर की सरमायाकारी, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, इन फैक्टर्स को इग्नोर किए ये चीजें हो नहीं सकती, और क्या ये ओवरनाइट चीजें तब्दील हो जाएंगी, दैट रिमेन्स टू बी सीन। तो कुछ ख्वाहिशात अपनी जगह पे हार्ड कोर रियलिटीज है, उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कामरान यही बात है ना, और यही चीज़ जो थी वो मुख्तलिफ अल्फाज में इन मीटिंग्स के अंदर डिस्कस हुई है कि आपकी जो ये प्लान है ये रिलायबल किस हद तक है, क्या इन प्लान्स के ऊपर रिलाई करते हुए पाकिस्तान IMF से जान छुड़ा सकता है या नहीं छुड़ा सकता, फिर स्ट्रेटजी क्या है इन प्लान्स को अचीव करने के लिए, चूंकि ऐसा अभी तक कोई स्ट्रेटेजाइज तो किया नहीं है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हदायत की कि आप इसकी एक स्ट्रेटजी बनाएं, जो इन्होंने सबमिट किया प्राइम मिनिस्टर को। इन्होंने 3 फेजेस दिए हैं इनको इंप्लीमेंट करने के लिए। उन्होंने कहा जी पहली फेज चूंकि इस वक्त IMF के प्रोग्राम में है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो 2026 से लेके 2027 के एंड तक आप 2 साल को में सिर्फ इस्लाहात करें, और 12 बड़े जो सेक्टर्स हैं, शोबे हैं, उनके अंदर आपको इस्लाहात करें। वो सारे नॉन एरियाज हैं, एनर्जी है, फिस्कल है, टैक्सेशन है, अखराजात हैं, नेशनल फाइनेंस कमीशन है, और वही मसले जो पाकिस्तान की इकॉनमी के नॉन मसले हैं। उन्होंने कहा जी आप इनको अगले 2 साल में एड्रेस करें, और इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कहा कि जी इनको एड्रेस करने के लिए होल ऑफ द गवर्नमेंट, अब जब होल ऑफ द गवर्नमेंट जब कहा जाता है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेंगी, और सूबे भी इसमें शामिल होंगे। तीनों बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं सिस्टम के, मिलिट्री, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो फिर ही, और ये सुई के साथ काम करेंगे तो फिर आप ये जो उनका ख्याल है कि बरामदात आपको जो है वो आपकी बढ़कर वो 63 अरब डॉलर तक हो सकती है। कामरान सूरत हाल इस वक्त ये है कि पिछले 4 साल में हमने अभी तो 1 साल से आपको स्टेबिलिटी आ रही है ना एक्सचेंज रेट में, आपको पता है कि 185 रुपए से 285 रुपए का डॉलर हो गया, हमारी बरामदात नहीं बढ़ी। हम वही 2 अरब डॉलर, 2.5 अरब डॉलर, 2.2 अरब डॉलर, 2.4 अरब डॉलर महाना एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैठे हुए हैं। एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि भैया आपने एक्सचेंज रेट में रिजिडिटी ला दी, आप दरामदात को सस्ता किए जा रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, हमारी जो बाहर वो चीज़ है वो नहीं बिक रही। यहाँ पे लोकल भी सूरत हाल ऐसी हो गई है कि लोग प्रोटेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे निज़ाम, एनर्जी प्राइस आपके सामने, टैक्सेस के ऊपर कोई नाम लेने को तैयार नहीं है कि टैक्सेस आपने ठीक करनी है। जो रिकमेंडेशन इस्लाहात जो प्राइम मिनिस्टर का वर्किंग ग्रुप बना था उसकी तरफ से आएंगे 1000 अरब रुपए की आपको टैक्स में एक रिलीफ देनी है, जनरली देनी है। जनरल सरफराज ने भी यही बात की कि आपको रिलीफ देनी है। तो ये इसमें विश लिस्ट ज्यादा है, और जब नाज़रीन विश लिस्ट ज्यादा होती है तो फिर काम करना काफी मुश्किल हो जाता है। अभी तक लग ऐसे रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो साइलोज में काम कर रही है। प्लानिंग कमीशन ने उड़ान पाकिस्तान पे ब्रीफिंग दी, प्राइम मिनिस्टर को कह दिया आप स्ट्रेटजी बना दें। फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक सेपरेट एक एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, एनर्जी मिनिस्ट्री के अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिस्टम में जो इस वक्त आपको एक मजबूत एक निज़ाम चाहिए गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, वो मिसिंग है आज के दिन तक भी। तो आज के दिन तक जो वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी विक्ट्री भी डिक्लेयर कर चुके हैं कि हमने इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर दिया, हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, अभी तक ये सिर्फ ख्वाब है, और 63 अरब डॉलर भी ख्वाब ही रहेगा जब तक इसमें बुनियादी इस्लाहात नहीं हो जाते। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाक इंडिया ताल्लुकात की, और यूनाइटेड नेशन ने कहा इंडिया के बारे में। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहलगाम वाक़े के बाद जो 4 रोज़ा लड़ाई हुई थी वो आज भी बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर कहीं ना कहीं उसका तज़किरा होता है। और आज जो आपके साथ डिस्कशन करनी है, जो जेनीवा बेस्ड UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उसने एक मैंडेट दिया था 5 जो स्पेशल रपोर्टियर्स हैं UN के, यानी कि जो माहिरीन हैं, उनको ये इख्तियार दिया था कि वो जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहलगाम वाक़े के बाद जो ये लड़ाई लड़ी गई थी, उसके बाद जो इक़दामात दोनों तरफ से लिए गए थे, खास करके भारत की तरफ से जो इंडस वाटर्स ट्रीटी को मुअत्तल करना, उसके जो ह्यूमन इम्पैक्ट है, यानी कि जो वहाँ पर लाइफ है या इस तरह की चीज़ें हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। और अब ये जो रिपोर्ट मंजरेआम पर आई है उसको पब्लिक किया है UN में, और ये रिपोर्ट बाकायदा तौर पर UN में सबमिट करवाई गई है, जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो सामने आई हैं।
और जो सबसे अहम उसमें जो ऑब्जर्वेशन सामने आई है इन तमाम जो माहिरीन है उनकी तरफ से, और ये जहां पर ये बात आई थिंक क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है कि जो यूएन के रॉपोटियर्स होते हैं ये एज सच यूएन की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि जो उनको इख्तियार दिया जाता है वो असिस्ट करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा को, बट क्योंकि उसमें 5 जो बड़े नाम थे मुख्तलिफ सेक्टर्स को वो डील करते हैं, तो जो की उसके अंदर हाईलाइट है वो सबसे अहम बात तो ये है कि जो भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मिसाइल हमले किए थे कि जी वो बदला लेना चाह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान उसमें मुलव्विस था। 2 चीजें उसमें सामने आई हैं। यूएन के जो एक्सपर्ट्स उन्होंने कहा है कि नंबर 1, ना तो भारत ने पाकिस्तान का इस पहलगाम वाक़े में मुलव्विस होने से मुतालिक कोई सबूत फराहम किए थे। नंबर 2, दूसरा उन्होंने उसे बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत और यूएन के चार्टर के तहत भी जो भारतीय एक्शन है उसको गैर कानूनी करार दिया, क्योंकि भारत ने इसके हवाले से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को नोटिफाई नहीं किया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, और उसमें फिर जो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव है उसका भी जिक्र किया गया कि भारत की तरफ से जो भी कार्रवाई की गई थी उस सिवाय सिविलियंस के और जो मसाजिद थी उनको नुकसान पहुंचा, सिविलियंस उसमें शहीद हुए और उसको कंटेस्ट किया गया। तो इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में ऑब्जर्वेशन है। एंड ओवरऑल अगर आप सदर पाकिस्तान का रिएक्शन देखें, वज़ीर खारजा का रिएक्शन देखें, बाकी वज़रा भी रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि इसमें क्लियरली जो पाकिस्तान का स्टांस है फ्रॉम डे 1 उसकी विंडिकेशन हुई। आपने थोड़ा सा प्रोसेस को मजीद एक्सप्लेन कीजिएगा। आपने कहा कि ये यूएन की तरफ से मैंडेट होता है जिसके ऊपर ये इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो काम करते हैं। यूएन की रिपोर्ट इटसेल्फ नहीं है, बट यूएन कमीशन रिपोर्ट है। ये जो 5 यूएन ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल है जो जेनेवा बेस्ड है और जो कि यूएन का ही एक आर्म है, जो यूएन का एक आर्म है, और इसमें ये जो 5 एक्सपर्ट्स थे किन कंट्रीज थे, उनकी जो एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज थे वो क्या थे? ये उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया है, ये जो 5 एरियाज थे, मसलन यूएन स्पेशल रॉपोटियर्स थे on promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism. इसी तरह से UN special rapporteur थे on human rights to a clean, healthy and sustainable environment. फिर UN special rapporteur थे on extrajudicial summary or arbitrary execution. UN special rapporteur थे on human rights to safe drinking water and sanitation. ये एक्सपर्ट्स थे, और इसी तरीके से इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट थे on promotion of a democratic, equitable international order. ये 5 जो इनकी नेशनलिटीज तो एग्जैक्ट नहीं पता, बट ये अपने अपने एरियाज में एक्सपर्ट्स थे। और क्योंकि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है तो उन्होंने पाकिस्तान इंडिया का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इस एंगल से देखा है। वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी आपको पता है कि बेसिक ह्यूमन राइट है और उसमें सारी चीजें हैं। और उसमें अगर आप मेन चीज देखें तो उन्होंने कहा कि इंडिया ने तो ये कहा कि जी उन्होंने एक जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की थी ये उनका दावा करते हैं कि उनका एक इख्तियार था कि उन्होंने एक सेल्फ डिफेंस में या जो पहलगाम वाक़या हुआ था और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, फ्यूचर के जो अटैक्स उनको प्रीएम्प्ट करने के लिए और डिटर करने के लिए कि फ्यूचर में कोई इस तरह के अटैक्स ना हो। लेकिन इंपॉर्टेंटली उन्होंने कहा कि जो भारत है उसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को इसके हवाले से पेश की इत्तला नहीं दी, जो कि जो यूएन का आर्टिकल 51 है उसके तहत जरूरी है, जो यूएन का चार्टर है कि अगर आपने कोई कार्रवाई करनी भी है अंडर राइट टू सेल्फ डिफेंस जो आप करते भी हैं तो उसमें भी आपने उसको नोटिफाई करना होता है। फिर उसमें उन्होंने जिक्र किया है यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस का आर्टिकल 24 है जो उसने कहा कि ये इंडिया को इससे बाज रखता है कि वो कोई भी अगर वहां पर किसी फॉरेन कंट्री या पाकिस्तान के खिलाफ उसकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको बिल्कुल भी वायलेट नहीं कर सकते। बेशक उनका जवाब ये हो कि उन्होंने वहां पर सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स को उन्होंने उसके खिलाफ हमला किया है। फिर उन्होंने कहा कि वी नोट फर्दर दैट अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर एंड कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ इंडिया में ओनली एक्सरसाइज द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इन फॉरेन टेरिटरी where it is necessary and proportionate in response to any armed attack committed by foreign state, whether directly by state forces or whether a state sends non-state actors to attack। ये भी कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि इसमें जो यूएन का जो चार्टर है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं उसमें कोई एक्सप्लिसिटली किसी के पास राइट नहीं है, किसी मुल्क के पास, कि यूनिलैटरली जो है वो किसी सॉवरेन कंट्री के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करे। एंड इवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो फर्दर उन्होंने कहा कि अगर फिर आई थिंक उससे पहले उन्होंने एग्जैक्टली मैं कोट भी कर देता हूं, उन्होंने कहा कि जो ये एक्सपर्ट्स हैं कि वी आर कंसर्न्ड दैट इंडिया हैज नॉट डिस्क्लोज्ड credible evidence that the militants who committed the Pahalgam attack were sent to attack India by the government of Pakistan। यहाँ पर clearly जो इंडिया का जो एक प्रोपेगेंडा था, ये नैरेटिव था कि नंबर 1 कि ये पहलगाम जो हमला है
वो पाकिस्तान ने करवाया है या हमलावर पाकिस्तानी थे, यहाँ पर यूएन के माहिरीन कह रहे हैं कि कोई ऐसा क्रेडिबल एविडेंस नहीं है कि इसमें हुकूमत पाकिस्तान की किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट है या किसी भी तरह के। तो उसमें आगे चल के फर्दर उन्होंने कहा है, जो ऑब्जर्वेशंस दी है, कि इट अपीयर्स दैट इंडिया हैज वायलेटेड द प्रोहिबिशन ऑन द यूज ऑफ फोर्स अंडर आर्टिकल 2(4) of the UN Charter and may itself have committed an armed attack on Pakistan, entitling Pakistan to exercise self-defense under Article 51 of the Charter, risking escalation that could pose grave danger to life in both states. Further, वो कह रहे हैं the unlawful use of force would consequently constitute a violation of the right to life under Article 6 of the International Convention on Civil and Political Rights. ये वो कह रहे हैं। और कामरान, इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इतनी बड़ी ग्लेयरिंग वायलेशन जो हैं जो यूएन के चार्टर की उन्होंने पिन पॉइंट की हैं और इंडिया को क्लियरली उन्होंने रिस्पॉन्सिबल ठहराया है यहाँ के ऊपर। तो ये जो इसकी फाइंडिंग्स हैं, इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? यूएन जनरल असेंबली में जाएंगी या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकती हैं? इसके ऊपर इंडिया के ऊपर कोई देखें, जो बिल्कुल ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर भी जा सकती हैं और यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है इटसेल्फ इन अ वे एक पावरफुल इदारा है। उसका कितना इम्पैक्ट होगा दैट रिमेन्स टू बी, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जब जाएगा तो उसमें आपको पता है कि फैसले कंसेंसस की जाते हैं, तो वहाँ पर ये तवक्को करना कि इसकी बेस के ऊपर भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, वो शायद मेरे ख्याल में उसके इम्कानात कम हों। लेकिन इस तरह की जो रिपोर्ट है, क्योंकि ये जो 5 माहिरीन हैं, कोई ये पाकिस्तान के पेरोल पे तो नहीं है, इन्होंने इंडिपेंडेंटली जो उनको बेहतर लगा, जो हकायक को सामने रखते हुए उन्होंने सारी चीज़ें सामने रखी हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो फिर फर्दर उन्होंने लिस्ट भी किया जो भी एक्शंस लिए, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने जो इंडस वाटर्स ट्रीटी को मुअत्तल किया है, इसके हवाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। और इंडिया ने क्योंकि कहा कि इन रिएक्शन टू पहलगाम, देखिए वो तो जो वाटर वाला इशू है वो तो है, लेकिन इसके अंदर जो एक फंडामेंटल उनकी जो फाइंडिंग है कि इंडिया ने आर्टिकल 6 की भी वायलेशन किया। अब एक पाकिस्तान में भी आर्टिकल 6 है, जब आइन की को सस्पेंड किया जाता है, आइन को जो है वो किसी तरीके से उसका अब्रोगेट किया जाता है, तो फिर आर्टिकल 6 लगता है। अभी तक शायद किसी पे लगा तो नहीं है, लेकिन एक आर्टिकल 6 यूएन का भी है जो राइट टू, हमारे यहाँ तो लगा है ना, ऑब्वियसली जनरल मुशर्रफ पे लगा था, वो तो इफेक्टिवली सजा तो उनको फिर वो तो फिर बात की मतलब जो प्रैक्टिकली जो होना चाहिए था लॉ में तो शायद हो गया, प्रैक्टिकली नहीं हुआ। बट ये जो आर्टिकल 6 है यूएन के चार्टर का, विच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ, इसकी एक वायलेशन की उन्होंने बात की, इंडिया ने वायलेशन की है। तो दिस इज अ वेरी सीरियस ऑब्जर्वेशन, और मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको इस रिपोर्ट की बेस के ऊपर मामला जो है आलमी जो जितने भी फोरम्स है वहां पे उठाना चाहिए, खासतौर पर जो आर्टिकल 6 की जो वायलेशन है। और इस चीज़ का है कि इंडिया खुद अग्रेसर बन गया। इंडिया ने आर्टिकल 51 के तहत ना कोई एविडेंस दिया, ना उसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को इन्फॉर्म किया, उल्टा उसने पाकिस्तान के जो राइट्स है उसको वायलेट किया। और उसमें जो राइट्स की वायलेशन की बात आ रही है, आई थिंक इसी वजह से जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान आज जो इसहाक डार साहब भी हैं, उन्होंने यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक कोर है उनको बुला के ब्रीफिंग भी दी है। और ख़ास करके जो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद असल में जिक्र करेंगे कि एक जो इंसिडेंट तो हो गया कि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की थी, फिर पाकिस्तान ने जवाब भी दिया, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो अभी भी मौजूद हैं, और वो हैं इंडस वाटर्स ट्रीटी को मुअत्तल किया है। और जो लेटली डेवलपमेंट हुई है कि जो पाकिस्तान के हिस्से के 3 रिवर्स हैं उसमें चिनाब रिवर भी है, तो इस महीने जो चीज़ देखने को मिली है कि उसमें भारत की तरफ से मैनिपुलेट किया गया है, एक क्या कह सकते हैं कि बड़ा अनप्रेडिक्टेबल और एक आप कह सकते हैं कि उस तरीके से उसमें मैनिपुलेशन की गई है कि जिसकी वजह से जो फार्मर्स पाकिस्तान में रिलाय करते हैं चिनाब रिवर के ऊपर, उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके हवाले से पाकिस्तान ने एक खत भी लिखा है भारत को, जो इंडस वाटर्स कमीशन है दोनों मुल्कों के दरमियान, उसके तहत इसके हवाले से जो यूएन के माहिरीन हैं उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि किस तरीके से जो पाकिस्तानियों के हकूक हैं, खास करके जो 24-25 करोड़ अवाम हैं, कि इंडिया के इस एक्ट की वजह से उनको कितना नुकसान हो सकता है। इस पर मजीद बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिक्र कर रहे हैं कि जो यूएन के माहिरीन हैं उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट से मुतालिक जो 17 पेज की ये रिपोर्ट है उसको जारी किया है इसी हफ्ते। और ब्रेक से पहले तो हमने जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था, इंडिया की तरफ से जो सबूत ना फराहम करना पहलगाम से मुतालिक, उसका जिक्र किया था। लेकिन जो इसमें यूएन के माहिरीन ने जो सबसे अहम एक और जो नुकता उठाया है वो
इंडिया की तरफ से जो इंडस वाटर्स ट्रीटी को मुअत्तल किया गया है। अब इसके हवाले से शहबाज उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस हैं और उन्होंने कहा है कि एक तो उन्होंने जिक्र भी किया कि इंडिया का अगर ये ख्याल है कि ये जो एक्शन है वो जस्टिफाई करते हैं क्योंकि उनके बकौल के पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़ करवाया था, तो उसकी बुनियाद पर हमने ये मुअत्तल किया। उन्होंने कहा कि अगर ये फ़र्ज़ कर भी लिया जाए, यूएन के ये माहिरीन कह रहे हैं कि ये हमला चलें पाकिस्तान ने करवाया है, क्या उसकी सज़ा ये है कि आप 25 करोड़ आवाम का जो पानी है वो बंद कर दें? उन्होंने कहा कि ये भी जस्टिफाई नहीं करता यूएन के तहत। अगर कोई आपने फोर्स का इस्तेमाल भी करते हैं तो वो प्रोपोर्शनेट होती है। ठीक है, दहशतगर्दी का वाक़या पहलगाम में उसमें 24-25 जाने ज़ाया गई, बट इसका ये मतलब है कि आप 25 करोड़ आवाम को उनका जो हक है बुनियादी पानी उससे महरूम कर दें। एक तो उन्होंने जिक्र किया और फिर कुछ जो फैक्ट्स हैं उन्होंने भी हाईलाइट किए हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान 80% जो पानी का इन्हिसार है जो ये रिवर्स आते हैं इंडिया से उस पर करता है। और उन्होंने कहा कि ये क्लियरली ये जो इंडिया का एक्शन है ये पाकिस्तान के जो 25 करोड़ आवाम हैं उनके ऊपर बराह रास्त इसका जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है और इसकी जो है वो कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। देखिए कामरान, इसके अंदर भी जो उन्होंने वायलेशन जो यूएन चार्टर की उन्होंने की है यहाँ पे अपनी रिपोर्ट के अंदर उसको मेंशन किया है। जो वाटर एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू वाटर एंड फूड, इसकी वायलेशन की इंडिया ने। राइट टू क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल लाइफ, उसकी उसने वायलेशन की। फिर इसके साथ ही जो आपने मेजर बात किया कि पाकिस्तान में जितनी भी जो ज़मीन है जो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी का 1/4 है, और जैसा आपने बोला कि जितनी भी ज़मीन सैराब होती है उसका 80% उसका जो दारोमदार है इन दरियाओं के ऊपर है, जो इंडिया से कश्मीर वाली साइड से जो है वो पानी पाकिस्तान को आ रहा है। तो ये फंडामेंटल वायलेशन है, दीज आर वेरी सीरियस वायलेशन। और मेरा ख्याल है कि इस रिपोर्ट को सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ठीक है, आज के दिन आपने देखा उन्होंने हाईलाइट किया, इस पे बात भी हो रही है, मीडिया के अंदर डिबेट भी हो रही है, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, इसको इसके यहाँ से एक स्टेप आगे लेके जाने की जरूरत है। दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज जो पाकिस्तान को इस तरह की अपॉर्चुनिटी माजी में भी मिलती रही है, लेकिन हमने उसको डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर उस तरीके से कैश नहीं किया। जिस तरह आपको इंडिया बाज नहीं आ रहा, इंडिया IMF के अंदर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वर्ल्ड बैंक के अंदर क्रिएट कर रहा है। हम इस रिपोर्ट के ऊपर जो कि इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है, यूएन की है, जो यूएन पूरी दुनिया के पीस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी रिपोर्ट को हमें सीरियस लेते हुए उसकी प्रॉपर इसको स्ट्रेटेजाइज करके इसको ग्लोबल फोरम्स के ऊपर यूज करना चाहिए अगेंस्ट इंडिया। बिल्कुल, और उसमें जो मेरे ख्याल में आज की जो इसहाक डार साहब की ब्रीफिंग है, तमाम जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया था और ब्रीफिंग दी गई थी और खास करके इस रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया। और हुआ यह है कि इंडिया ने सिर्फ सस्पेंड नहीं की जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है, बट उस पर अब अमल दरामद भी शुरू कर दिया, यानी कि जो की डाटा होता है वो शेयर नहीं किया। जो चिनाब रिवर है, कहा यह जा रहा है कि 9 दिसंबर से लेके और 19 दिसंबर तक उसमें एक स्ट्रेन जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिली है और उसका नुकसान अगर जो लोग उस पर रिलाय करते हैं, जो फार्मर्स हैं, उन्होंने भी शिकायत की है क्योंकि ये गंदम की बुआई का वक्त है, तो जो पानी है या कभी भारत ज्यादा छोड़ देता है या बिल्कुल उसको रिड्यूस कर देता है। तो इसके हवाले से भी इसहाक डार साहब ने इस मामले को जो फॉरेन डिप्लोमेट्स उनके सामने उठाया। आइए देखते हैं कि उन्होंने कहा इस हवाले से। इन वाटर फ्लो are of extreme concern for Pakistan as they point to unilateral release of water by India into River Chenab. India has released this water without any prior notification or any data or information sharing with Pakistan as required under the treaty. India's manipulation of water has prompted our Indus Water Commissioner, who is happened to be present here, to write a letter to his Indian counterpart seeking clarification on the matter as provided for under the Indus Water Treaty. जी, इसहाक डार साहब को आप सुन रहे थे और उन्होंने वाजे किया कि अगर भारत इसी तरीके से जो इंडस वाटर्स ट्रीटी उसको मुअत्तल रखेगा, पाकिस्तान के हक का जो पानी है वो उसको महरूम रखेगा, तो पाकिस्तान उसे ऐलान जंग तस्वर करेगा और उसकी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं। वक्त क्योंकि हमारे पास कम है, उसमें जो यूएन एक्सपर्ट्स हैं अगेन जो उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि ये जो सो कॉल्ड अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी है या जो पानी का जो तनाज़ा है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये परसिस्ट करेगा उस वक्त तक जब तक दोनों मुल्कों के दरमियान जो अंडरलाइन कोर इशूज हैं, यानी कि कश्मीर का जो इशू है उसका कोई हल नहीं निकलता। अब ये यूएन के माहिरीन कह रहे हैं, क्योंकि भारत ये कहता है कि नहीं दोनों मुल्कों के दरमियान अब तो कश्मीर इशू नहीं है, अब ये माहिरीन कह रहे हैं कि रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम जब तक हल नहीं होंगी उस वक्त तक ये जो इशूज हैं वो चलते रहेंगे। फिर उन्होंने भारत की हुकूमत से, भारत क्योंकि इस तरीके में ताबुन नहीं करती,
कुछ 6 सवालात भी उनसे किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि गिवन कि जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, उन्होंने कहा है कि क्या भारत जो है, जो उन पर ये अब एलिगेशंस लगे हैं कि उन्होंने ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के यूएन चार्टर भी वायलेट किया है, पाकिस्तान के खिलाफ हमले भी किए हैं, सस्पेंड करके जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, उनको भी वायलेट किया है, क्या उसका मुआवजा वो पाकिस्तान को देगा या जो लोग मुतासर हुए हैं, या उसके साथ साथ जो उन्होंने वायलेशन की हैं उसके हवाले से माजरत भी करेगा, यानी कि अपॉलॉजी करेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन मांगी है भारत से कि क्या भारत जो इंडस वाटर्स ट्रीटी के तहत जो भी उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं, क्या उनको फुलफिल करेगा। फिर फर्दर उन्होंने कहा है कि इसके हवाले से कि इंडिया क्या ये अश्योरेंस देगा कि मुस्तकबिल में वो जो बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं या उसको हर्ट ना हो, उसके हवाले से कोई ऐसे इकदाम नहीं करेगा, यानी कि इंडस वाटर्स ट्रीटी को वो सस्पेंड नहीं रखेगा। एंड देन ऑल्सो इम्पॉर्टेंटली कि इंडिया क्या ये बताएगा कि दोनों मुल्कों के दरमियान, यानी कि पाकिस्तान के साथ जो उनके डिस्प्यूट्स हैं, वो पानी का डिस्प्यूट हो या कश्मीर का मसला हो, तो इसके हवाले से क्या पाकिस्तान के साथ वो बातचीत करेगा। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव मेरे ख्याल में रिपोर्ट है, बट गिवन इंडियाज ट्रैक रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान से मुतालिक जो भी यूएन ने पहले भी इकदाम लिए हैं और लेटली जो भारत का रवैया रहा है, इस पर कोई रिस्पॉन्ड करेगा। बट पाकिस्तान के पास यकीनी तौर पर एक मौका जरूर है कि इसको कैपिटलाइज करे और अपना जो बयानिया है इसको लेकर के पूरे इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाए। यहां पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एनएफसी के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हाल ही में जो नया फाइनेंस कमीशन अवार्ड है उसके एक इनॉग्रल इजलास हुआ, और इनॉग्रल इजलास तो आमतौर पर आसान ही होता है। अब जो फर्दर डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, एक तो मुख्तलिफ जो 8 जो कमेटीज़ हैं उनको नोटिफाई कर दिया गया है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली शहबाज जो पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि ज़ाहिर है कि अवार्ड फाइनलाइज होगा वो तो बात की बात है, बट जो विफाकी गवर्नमेंट है या विफाक है वो बड़ा क्लियर है कि किसी तरीके से इस एजेंडे को या वो कामयाब हो पाए कि जो सूबों का शेयर है इस एनएफसी में उसको किसी तरीके से कम किया जा सकते। इस वक्त सारा जो एम्फेसिस है विफाक का इस पर है। देखिए कामरान, बात बड़ी सिंपल सी है। वफाक जो है इस वक्त अपना काम नहीं करने को तैयार। वफाक का ये ख्याल है कि सूबों को जो पैसा चला गया वो किसी तरीके से वापस आ जाए, ताकि हमारी जो गलत फिस्कल पॉलिसीज़ हैं वो भी चलती रहें, हमारी शाह खर्चियाँ भी चलती रहें। देयर आर वन आफ्टर अनदर एग्जाम्पल जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट जो है अपने खर्चे कंट्रोल करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आता है वजारत ख़जाना के ऊपर वो पीछे हट जाती है। मैं बल्कि यहाँ पे खबर भी शेयर कर लेते हैं नाज़रीन के साथ। चंद माह पहले एक फैसला हुआ कि कुछ लोग, आपको पता है कि जो सरकारी अफसरान हैं वो रिटायरमेंट के बाद दूसरी नौकरी भी करते हैं, और कुछ केसेस में ऐसे होता है कि उनको 2 पेंशन मिल रही होती हैं। कुछ इदारों के अंदर एक जगह पे काम किया, वहाँ से आपने पेंशन ले ली, अर्ली रिटायरमेंट के बाद किसी दूसरी जगह पे काम किया, उसकी भी आपको पेंशन मिल रही होती है। कुछ जॉब स्पेसिफिक पेंशन होती हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था एज पार्ट जो इनकी इस्लाहात थी पेंशन से रिलेटेड, कि हम जो है अब जो भी आइंदा रिटायर होगा या जो पहले वाले रिटायर हुए वो सिर्फ एक ही पेंशन ले सकेंगे, पर्टिकुलर इन केसेस जहाँ पे उनको 2 पेंशन मिल रही है। दूसरा ये कि अगर कोई जॉब भी कर रहा है और पेंशन भी ले रहा है तो वो दोनों में से एक ले सकेगा, या पेंशन ले सकेगा या सैलरी ले सकेगा। फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, ये फैसला उन्होंने वापस ले लिया है। अब आप 2 पेंशन दोबारा ले सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एक माइक्रो एग्जाम्पल है। फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल भी संजीदा नहीं है कि वो अपने खराजात को कम कर सके। सारा जो जोर है वो महसूलात के ऊपर हो जाता है। अब आ जाते हैं ये जो इशू एनएफसी वाला है। पहला इजलास भी जो है वो कोई इतना आसान नहीं था। फेडरल गवर्नमेंट जो है जो 8 वर्किंग ग्रुप्स अभी भी उन्होंने बनाए हैं, कमेटीज बनाई है, उसमें एक वो कमेटी बनाना उस वक्त चाह रहे थे अखराजात के हवाले से कि कौन से जो अखराजात है वो सूबों को ट्रांसफर किए जाए। सिंध गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एतराज किया। सिंध का ये कहना था कि अखराजात का जो मैंडेट है वो एनएफसी का है ही नहीं। आप एनएफसी में उन चीज़ों पर बात करें जो कि इनका एनएफसी का मैंडेट है। तो उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है उनके ऑफिस से ओपिनियन ली जाएगी। जाहिर सी बात है अटॉर्नी जनरल ने जो ओपिनियन देनी थी वो नोन थी, और उन्होंने ये फैसला दिया है कि ये जो अखराजात का मामला है ये भी एनएफसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस हो सकता है। इस ओपिनियन के आने के बाद फेडरल गवर्नमेंट ने 8 वर्किंग ग्रुप्स जो है वो तश्कील दे दिए हैं। इसमें एक तो जो है डिविजिबल पूल के हवाले से कि कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो हिस्सा बनेंगे उसका डिविजिबल पूल का। ये वर्किंग ग्रुप इसलिए बनाया गया कि फेडरल गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि इस वक्त जो कस्टम ड्यूटी की कलेक्शन होती है वो
इसके पूल का हिस्सा नहीं होना चाहिए, उसको इससे निकाल देना चाहिए। 1000 अरब रुपए के करीब ये एक रेवेन्यू होता है। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट इधर से कस्टम ड्यूटी निकालने की कोशिश करेगी तो सूबे फिर पेट्रोलियम लेवी जो है उसको शामिल करवाने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। दूसरी चीज जो होती है वो वर्टिकल शेयर के सूबे का कितना पैसा होना चाहिए और वफाक को कितना मिलना चाहिए। अभी तो आपको पता है कि सूबे का 57.5% मिलता है उनको, लेकिन अभी डॉक्टर फीस पाशा साहब ने चंद दिन पहले उन्होंने एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि कहने को तो 57.5% हिस्सा है सूबों का, लेकिन पेट्रोलियम लेवी की वजह से और जो सूबों ने कैश सरप्लस जनरेट करने होते हैं उसकी वजह से ये जो पिछला साल खत्म हुआ है सूबों को 57.5% की बजाय अगर उनका इंपैक्ट डाल लिया जाए तो इफेक्टिवली उनको 46% गया है, तो 11.5% उनको जो शेयर है वो कम गया है। उनका जी एक तो जो डिफेक्ट हो इस वक्त जो शेयर है सूबों का वो 46% है, 57.5% नहीं है। तीसरा आपका हॉरिजेंटल वाला इशू है कि चले जो 57.5% सूबों को चला भी गया तो उसके सूबों के अंदर क्या तकसीम का मामला होगा, तो उसके हवाले से भी एक इन्होंने इसके ऊपर एक वर्किंग ग्रुप बनाया है। और ये उसमें बुनियादी इशू यही है कि बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, ये कहते हैं कि अब आबादी की बुनियाद पर वसाइल तकसीम नहीं हो सकते, आपको और भी इसमें क्राइटेरिया लेके आने, जिसमें एक जो मेजर क्राइटेरिया लग रहा है कि जो शामिल शायद हो जाए वो पहले भी है, उसका शेयर बढ़ाने वाली बात है कि कौन सा सूबा कितने टैक्सेज इकट्ठे करता है, फेडरल गवर्नमेंट कितने टैक्सेस इकट्ठे करती है, ये एक मेजर क्राइटेरिया इसके अंदर। और क्विकली जो 8 कमिटीज अब नोटिफाई कर दी हैं तो हाउ दैट वर्क्स? देखिए कमेटीज का तो इसमें मेजर तो एक जो है इसमें अभी एक्टिव जो कमेटी हो सकती है जो एक मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के जो फाटा के एरिया से केपी में शामिल हुए, तो उस पर फेडरल केपी का ये ख्याल है कि उनका अभी जो शेयर है 13.5% के करीब है या 14.5% के करीब, तो उसको उनका ख्याल है कम से कम इसमें 4% और इजाफा आना चाहिए। ये कमेटी एक्टिव हो सकती है, फौरी हो जाए। बाकी जो है ये कमेटीज मीटिंग्स करेंगी और इनका ख्याल ये है कि 8 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के दरमियान अगला मेन इजलास होगा। अब ये कमेटी जो है ना ये अपने अपने जो सेपरेटली काम करेंगी। 2 कमेटीज की जो सरबराही है वो फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस के पास है, 2 बलूचिस्तान के पास हैं, 2 खैबर पख्तूनख्वा के पास हैं, फिर इसी 2 सिंध के पास हैं। तो ये कमेटीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम अपना काम करें, उसकी रिपोर्ट्स आएंगी। लेकिन कामरान इशू इस वक्त ये नहीं है, हमारी जो सारी नेशनल डिबेट है ना एनएफसी के हवाले से वो गलत साइड पे चलेगी। वो 2 चीजों के ऊपर फोकस करिए कि टैक्सेस बढ़ाओ, दबा के बढ़ाओ और अखराजात पे काबू ना करो। इस चीज पे एक तो जो नैरेटिव है उसको ठीक करने की जरूरत है और दूसरा नैरेटिव इसको ठीक करने की जरूरत है कि सूबों को जो पैसा गया वो किसी तरीके से वापस ले लिया जाए। जब तक फेडरल गवर्नमेंट अपने अखराजात पे कंट्रोल नहीं करेगी, नई गाड़ियां खरीदना नहीं छोड़ेगी, ये जो जिस तरह के इन्होंने कुछ अगर कोई थोड़ा बहुत अच्छा काम किया भी है पेंशन के हवाले से वो पेंशन का वो रिवर्स कर, जब तक इन चीजों को ठीक नहीं करेगी मेरा ख्याल है इनको आप 100% भी दे देंगे ना तो इनके मामला इसी तरह चलते रहेंगे और बजट खसारा इसी तरह रहेगा। और वैसे भी अगर ये जब सूबों का शेयर बढ़ाया गया था और आइन में उसको दर्ज गया था, अगर उससे पहले विफाक की वजह से पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही थी तो फिर तो आप कह सकते थे कि बिल्कुल विफाक हक बजानिब है, क्योंकि जब उससे पहले तो पाकिस्तान बिल्कुल ज़बरदस्त तरक्की कर रहा था, फिर तो समझ आती है। तो इसका मतलब है कि मेरे ख्याल में जो राइट एक जो डायरेक्शन है ना वो लेने की ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ के आप बैकवर्ड जाएं। और असल इशू वही है कि अखराजात और वसाइल हमारे पास जो हैं, वसाइल बेसिकली हमारे पास कम हैं और हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, तो ये एक रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है, इसका हल निकालना है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।